हूं कंचन शर्मा। उत्तर प्रदेश का आज अंतिम युद्ध है और यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें आजमगढ़ है, मऊ है, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र, ये वो 9 जिले हैं जहां पर चुनाव आज हो रहा है। आजमगढ़ और जौनपुर जिले की बात की जाए तो एसपी का गढ़ माना जाता है, जबकि मऊ और गाजीपुर को ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान का प्रभाव यहां देखा जाता है। बाकी जिलों में बीजेपी और उसके सहयोगी अनुप्रिया पटेल की जो अपना दल पार्टी है, अपना दल एस, उसका प्रभाव माना जाता है। और इस चरण में आपको बता दें कि 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 45 है, बीजेपी के 47 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और आपको बता दें कि पिछले चुनाव यानी कि 2017 में अगर बात करें तो बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन यहां किया था, 75% सीटों पर कब्जा जमाया था और 7 चरणों के लिए हर दल के जोरदार सियासी प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। अब मतदाताओं की बारी है, मतदाताओं को तय करना है कि किसके पक्ष में उनको वोट डालना है। आपको बता दें कि 9 जिलों की 54 सीटों पर ताबड़तोड़ वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, या यूं कह लीजिए कि देखते ही देखते अब अंतिम चरण और अंतिम जो चुनावी समीकरण कह लीजिए, तमाम चीजें जो हैं वो आज देखने को मिलेंगी। आज कड़ी सुरक्षा के बीच में 7वें चरण का और अंतिम चरण का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश को लेकर के वो हो रहा है। आज वाराणसी से लेकर के आजमगढ़ तक की सीटों पर जो वोटिंग हो रही है देखना होगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अखिलेश तक की जो अग्नि परीक्षा है वो दांव पर लगी हुई है। समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत इन इलाकों में झोंकी है। 9 जिलों की बात करें, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये वो 9 जिले हैं जहां की 54 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो इलाके हैं जहां पर 2017 में अगर देखें तो बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया था और जबरदस्त जीत 75% सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा ली थी। और अगर 2017 की बात की जाए तो बीजेपी के पास 29 सीटें आई थी, अपना दल, सहयोगी दल उनको 4 सीटें मिली थी। और 2017 में सुबह सपा भी बीजेपी के साथ सहयोगी दल था और उस समय उसको 3 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 11, बसपा को 6, निषाद पार्टी को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ था, एक भी खाता सीट पर नहीं खोल पाई थी कांग्रेस। लेकिन इस बार कांग्रेस ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। संगठनात्मक तौर पर बात हो या लोगों के बीच जाने की बात हो, तमाम प्रयास करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज की रणभेरी में कौन बाजी मार जाता है, किसके सिर पर उत्तर प्रदेश का ताज सजेगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि वाराणसी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो अंतिम चरण है काफी महत्वपूर्ण है। और वाराणसी से अभिषेक सिंह हमारे यहाँ पर बताएंगे, आपको कई तमाम जानकारी उनसे मिलेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के भी 6 मंत्रियों के साथ दांव पर लगी हुई है। सुशील तिवारी हमारे संवाददाता गाजीपुर से जुड़ गए हैं। सुशील, गाजीपुर की अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि गाजीपुर में 2017 की अगर बात की जाए तो 60 सीटों पर 3 पर बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया था, समाजवादी पार्टी को यहां पर 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। काफी दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि इस बार बहुत ही टफ कंपटीशन के तौर पर देखें तो बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी नजर आती है। चुनावी प्रचार भी धुआंधार हुआ है और पूरे प्रयास किए गए हैं लोगों को, जनता को अपने पक्ष में करने को लेकर के। अंतिम चरण का चुनाव है और अंतिम चरण में पूरी ताकत रखी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपसे समझना ये चाहेंगे कि गाजीपुर का जो सियासी समीकरण है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के समक्ष आप खड़े होंगे तो हम जरूर चाहेंगे कि जो लोग, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनसे पूछें भी कि क्या सोच के वोट किया उन्होंने आज। हाँ बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पर मैं सैदपुर विधानसभा क्षेत्र है गाजीपुर का, यहाँ के
गोपालपुर मतदान केंद्र के पास ही खड़ा हुआ हूं और यहां पर मतदान शुरू हो चुका है। और गाजीपुर काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, समाजवादी पार्टी यहां पर जोरदार टक्कर दे रही है बीजेपी को और यहां से लगातार अगर देखा जाए गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का ये, क्योंकि यादव बाहुल क्षेत्र भी काफी एरिया में है, यादव बहुत यहाँ पर हैं। और एक बात ये भी है, सुबह से जब वोट लोगों ने डालना शुरू किया, अभी धीरे गति से लोग धीमे धीमे आ रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और मौसम भी सुहावना है। तो ऐसे में यहाँ पर आज दिन भर मतदान चलेगा और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। और अगर हम बात करें जिस तरह धुआंधार प्रचार किया हर पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि जो वाराणसी में मोदी जी खुद यहाँ पर काफी लंबे समय तक रहे, रोड शो किया, उन्होंने तमाम मीटिंग्स की और पूरे क्षेत्र में वो तमाम जिलों में गए, वहाँ पर बड़ी बड़ी जनसभाएं की। और इसी तरह धुआंधार अगर जनसभाएं अगर अखिलेश यादव ने की हैं तो प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही हैं। इन लोगों ने भी हुंकार भरी है। तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी ने पूरी ताकत से यहाँ पर अपना काम किया है और मतदाताओं को रिझाने का काम किया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए जो इस बार के 54 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 2 करोड़ 6 लाख मतदाता है और 613 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और इसके अलावा 75 महिलाएं हैं इसमें। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं हर आज जितने भी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं इनके किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। और 54 विधानसभा क्षेत्र में 51 विधानसभा क्षेत्र में 54 विधानसभा क्षेत्र की 51 विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। और जबकि 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जैसे सोनभद्र की अगर हम बात करें, सोनभद्र में राबर्ट्सगंज है, दुद्दी है और चंदौली की चकिया विधानसभा क्षेत्र, ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं ये नक्सल प्रभावित है। तो यहाँ पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और शाम 4 बजे तक चलेगा। लगभग 2 घंटे पहले मतदान वहाँ नहीं होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित इलाका है, जैसे लोग वहाँ पर आए तो कोई ऐसी घटना ना हो, इसको देखते हुए जो निर्वाचन आयोग है उसने 2 घंटे पहले ही वहाँ पर मतदान बंद कर दिया है। 4 बजे तक मतदान चलेगा। और यहाँ पर जो एक गहमा गहमी जो इस पूरे 54 विधानसभा सीट के लिए देखी जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही निर्णायक 54 विधानसभा क्षेत्र हैं, यही सरकार बनाएंगे। क्योंकि इन विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह तमाम मंत्री मैदान में है, अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस में वहाँ पर लेकिन वाराणसी का हम जिक्र करेंगे, लेकिन गाजीपुर की अगर बात की जाए तो बताया जाता है कि मुस्लिम फैक्टर जो है निर्णायक भूमिका यहाँ पर अदा करते हैं। और हम आपसे जरूर समझना चाहेंगे क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि 6वां और 7वां चरण जो है वहां पर धर्म से आगे निकल के जो मुद्दे हैं वो अब जातीयता पर आ जाते हैं। तो थोड़ा जरूर समझा पाएं कि यहाँ पर जातीय फैक्टर कितना देखने को मिलता है और दूसरा ये भी जरूर समझा पाएं कि यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं वो क्या हैं और क्या यहाँ के लोग खुश हैं पिछली अभी जो मौजूदा सरकार यहाँ काम कर रही थी उनके कार्यकाल से। चलिए सुशील से हम संपर्क साधेंगे। अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं वाराणसी से हमारे साथ। अभिषेक, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लगातार जन सैलाब उनकी रैलियों में हमने देखा है और एक बहुत ही अलग और जुड़ाव वाला जो लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने क्षेत्र से वो देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पान खा रहे थे, चाय पी रहे थे, लोगों के बीच उनका अपना बन के वो बैठे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस क्षेत्र की अगर जब हम बात करते हैं तो 2017 में वाराणसी की 8 सीटों पर बीजेपी के पास 6 सीटें थी और उनके सहयोगी दलों की बात की जाए, अपना दल एस के पास 1 और सुबह सपा के पास भी 1 सीट, यानी कि सुबह सपा हालांकि अब बीजेपी का गठबंधन नहीं है उनके साथ, लेकिन अभी मौजूदा जो स्थिति है वाराणसी की वो किस तरह से देख रहे हैं आप? जी देखिए, मौजूदा अगर हम स्थिति की बात करें तो बीजेपी को तकरीबन 3 से 4 सीटों पर कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस कड़ी टक्कर का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि शहर दक्षिणी जो कि जिस एरिया में जिस विधानसभा क्षेत्र में विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बना है, पूरे विश्व पे चर्चा है, तो वहीं उसी सीट पर जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी हैं, वो उन्होंने 3-4 दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, हाथ जोड़कर वो जनता से माफी मांग रहे थे कि हम आपके बीच नहीं आ पाए, इसके लिए आप हमको माफ करें। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि टक्कर कितनी कड़ी है। और वहां के जो किशन दीक्षित है सपा प्रत्याशी,
वो उनको एक युवा चेहरे हैं कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहा है। बात अगर हम उस पर्टिकुलर सीट की करें तो पर्टिकुलर सीट पे जो मुस्लिम वोटर है वो निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि उस सीट पर लगभग 1 लाख के आसपास वोटर है जिनका रुख साफ बीजेपी की तरफ नहीं है। अगर बात हम अन्य सीटों की करें तो अन्य सीटों में अगर हम बात बनारस की शिवपुर विधानसभा की करें, शिवपुर विधानसभा में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का सीट है और वहां पे सुभाषपा प्रमुख के बेटे यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिल रही है, वहां पर कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि वहां पे जो राजभर वोटों के साथ साथ जो मौर्य वोटर है वो निर्णायक साबित होते हैं। हालांकि बीएसपी ने भी वहां पे मौर्य चेहरा उतारा है रवि मौर्य के रूप में, तो वहां पर भी टक्कर देखने को मिल रही है। और सबसे दिलचस्प टक्कर शिवापुरी विधानसभा की है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा पड़ता है। वहां पर भी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि टिकट घोषित होने से पहले जो नील रतन विधायक थे वो अपना दल ऐश के थे और अगले दिन ही यानी मात्र 5 से 7 घंटे के अंदर वो कब अपना दल से बीजेपी में आया और बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया। हालांकि उस कैंडिडेट के प्रति जो लोकल विरोध था उसके प्रति था, क्योंकि उन लोगों का भी ये आरोप है, हमने लगातार गांव-गांव के जो वोटर के जो मिजाज का जो कार्यक्रम था उसमें हम लोगों ने दिखाया था कि जनता कितनी नाखुश से विधायक थे, लेकिन फिर भी बीजेपी उन पे दांव खेला है। और जब बीते 5 तारीख को ही यानी कि मोदी जी की सभा थी, वहां पे तमाम जो भीड़ थी लोगों को बताया गया, जताया गया कि एक बार पुनः मौका दे, लेकिन जो जनता है वो अपना मन बना चुकी है और वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अगर हम बात पूरे वाराणसी को लेकर करें तो वाराणसी में अगर हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो 3 से 4 सीटें हैं उन 3 से 4 सीटों में शहर दक्षिणी की सीट हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर वाराणसी की 8 सीटों का जब हम जिक्र करेंगे तो 3 से 4 सीटों पर चुनौती बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं। आगे भी आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे अभिषेक, लेकिन हमारे साथ मृगांक प्रभाकर जुड़ गए हैं जौनपुर से और जौनपुर के जो हालात हैं उन पर नजर डालते हैं और सियासी समीकरण जो है समझते हैं। मृगांक, आपके पास आ रही हूं और सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जौनपुर को लेकर के आप तस्वीर समझा पाए, वहां की हलचल किस तरह से है और लोगों के विचार किस तरह से जा रहे हैं, क्या सोचकर वोट कास्ट हो रहे हैं। और दूसरा ये भी जरूर समझेंगे क्योंकि योगी के मंत्री गिरीश यादव जो कि आवास और शहरी नियोजन राज्य मंत्री हैं, उनकी किस्मत आज दाव पर लगी हुई है, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। क्या सोच करके लोगों के वोट कास्टिंग होने जा रही है आज? देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूं कि अभी हम जौनपुर तो खैर नहीं पहुंचे, लेकिन जाफराबाद विधानसभा में है। 9 विधानसभा इस पूरे जौनपुर के अंदर हैं और 2017 का अगर यहाँ देखें तो 4 सीटें जो है बीजेपी के पास थी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, 1 बीएसपी के साथ। इस तरह का कुछ समीकरण है यहाँ पर। और यहाँ पे एक खास बात और दिखाई देती है कि यहाँ पर 2012 में 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 1 बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने 2017 में बाउंस किया, 4 सीटें ले ली। तो ये यहाँ पर जातिगत समीकरण इन सारी सीटों के ऊपर दिखा रहे थे, वो मिले जुले दिखा रहे हैं। किसी सीट पे ब्राह्मण वोट बहुत ज़्यादा है, किसी पे मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा है, तो उसका साफ तौर पे असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक नज़ारा देखिए, सुबह का वक्त है, 7 बजे अभी पोलिंग शुरू हुई है। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय है यहाँ का, जाफराबाद का, और यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। स्पेशली महिलाएं जो बहुत देर से निकलती हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पे पहुँच गई हैं। एक महिला है हमारे साथ हैं, वो वोट डाल के आई हैं। भाई जी, ये बताइए कि क्या मुद्दे दिमाग में सोच के आपने वोट डाला? क्या मुद्दे थे जिनको दिमाग में सोच के वोट डाला? यहाँ के क्या क्या समस्या थी जिनको सोच के वोट डाला कि जो नया विधायक आएगा वो कैसे आपको चुन, उसको क्या उससे आपकी आशा है? नहीं बताइए, वोट डाल दिया आपने? हाँ सर, डाल दिए। अच्छा, काम फाम कर लिया घर का सब? हाँ, सब कर लिए हैं। सब कर लिया। और भी घर के लोग आ रहे हैं वोट डालने? हाँ, आ रहे हैं। देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि तमाम महिला आ रही हैं। भाई साहब, आपने वोट डाल दिया, क्या आप भी आइए? आपने वोट कास्ट किया? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं। अच्छा, करने। क्या है मुद्दे दिमाग में लेके जा रहे हैं? विकास को लेके जा रहे हैं। विकास कैसे क्या विकास में क्या? विकास में छात्रों का विकास, उसके बाद किसानों का विकास और यही सब सारे विकास जी, इन सब सारे मुद्दे को लेके जा रहे हैं। मुद्दों को लेके जा रहे हैं। जी जी। तो यहाँ के क्षेत्र में कुछ आसपास 5 साल के अंदर विकास हुआ है? कुछ खास तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत सत्ता में रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। हाँ। और कुछ खास विकास नहीं हुआ किसी भी क्षेत्र में। मेडिकल के लिए यहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं क्या? कभी
चिकित्सा के लिए, या सड़क फड़क प्रॉपर है, पानी लाइट बिजली वगैरह सब मिलता है क्या कभी? नहीं नहीं, सब वही पुराने सिस्टम चल रही है अभी तक। कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो हुआ है थोड़ा बहुत जी कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे हैं? यहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज बड़ा है जहाँ पे आप शिक्षा लेते हैं, या आपको सीधा जौनपुर जाना पड़ता है? हमें सीधा जौनपुर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, जी, या तो बनारस जाएं। जी। हाँ, यहाँ आसपास कुछ ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, कुछ सुविधा नहीं है। देखिए, साफ तौर पे जो तमाम मतदाता हैं, उनके ये युवा मतदाता हैं, उनकी आप एक वो सोच सकते हैं कि विचार क्या है, साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि जो विकास का पैमाना उनके लिए क्या है। उनके लिए विकास का पैमाना रोजगार, उनके लिए विकास का पैमाना, उनके लिए शिक्षा एक रोजगार का पैमाना है यहाँ पर। और ये सारी तमाम चीज़ें हैं जिनको लेके जो है तमाम जो मतदाता है यहाँ पर सुबह से जुड़ना शुरू हो गए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर वोट करने आए हैं। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप वोट डाले आए? हाँ, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के? हमको आराम से रहना चाहिए। भाई दिक्कत है यही है, भाजपा हमको परेशान कर रखे हैं। भाजपा परेशान कर रही थी आपको? चलिए मृगांक, आपके पास आते हैं। हमारे साथ सुशील तिवारी भी गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। सुशील, अब आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बार बार अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए तो डबल इंजन की सरकार, विकास की बात, सुरक्षा की बात की जाती है, तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि जनता वहां की खुश है, विकास हुआ है गाजीपुर में? लोगों से अगर हो पाए तो उनसे भी बात कीजिए। गाजीपुर जनता क्या कहती है जानते हैं। अगर डबल इंजन सरकार की बात करें तो योगी जी और मोदी जी ने विकास किया है कि नहीं किया है, या किन मुद्दों पर आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या कहना है? हम लोग रोजगार के वजह से सब वजह से परेशान हैं, इसीलिए वोट का नाम है सभा को दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, बताएं। आप तो अभी पहली बार वोट डालेंगे, 18 साल हुए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह क्या विकास दिखता है आपको पूरे क्षेत्र में? सड़कें दिखती हैं आपको? हाँ, विकास दिखाई देती हैं। मेन बात तो सबसे पहले जो बीजेपी और अच्छा, आप बताएं किस मुद्दों पर आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या सोचते हैं? विकास के मायने में ये सरकार बिल्कुल डाउन है, इसलिए हम अगले सरकार को वोट देंगे ताकि आगे जाकर जीवन बन सके। ठीक है, आप बताएं। हम बोलिए। इस समय आप बोलिए, क्या कहेंगे? सर, विकास के मामले में ये जो सरकार है एकदम जी चोर किस्म की है। आप बताएं। यहाँ पर देखिए कहीं न कहीं विकास के मामले में पीछे रह चुकी है। तो ये जहां पर मैं खड़ा हूँ, ये सैदपुर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर पिछली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी 2017 में बीजेपी की लहर थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्र है, क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो इतना लहर के बाद भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जितना लगता है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की पैठ है बहुत गहरी है। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह पूरे गाजीपुर में जो चुनाव चल रहा है, इसमें केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ सिंह, जो कि लगभग 12 बजे अपना वोट डालेंगे, सैदपुर के पखनपुर गांव में, पखनपुर के रहने वाले हैं। वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, फिर उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं जो पूरा जो माहौल है एकदम यहाँ पर, अब इस वक्त हर व्यक्ति वोट डालना चाह रहा है। वोट डालने के लिए घर से निकल चुके हैं लोग, और जो महिलाएं हैं वो भी अब पोलिंग बूथ पे पहुंच रही हैं। और 54 विधानसभा क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर काफी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस बार 3 विधानसभा सीट ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें दुद्दी है, राबर्ट्सगंज है और चंदौली की चकिया विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि पहले वहाँ पर अक्सर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई। लेकिन अब अगर देखा जाए, कई सालों से जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, और यहाँ तक कि सरकार ने उनके लिए पढ़ाई के लिए और तमाम उनको रोजगार उपलब्ध कराए हैं। तो ऐसे में वहाँ पर अब ऐसी घटनाएं नहीं हो रही। लेकिन फिर भी आज वहाँ पर जो मतदान है 7 बजे शुरू हुआ है और 4 बजे तक चलेगा, और 2 घंटे पहले मतदान वहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में जो 51 विधानसभा क्षेत्र है, 54 विधानसभा क्षेत्रों में से, उसमें शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। लेकिन ये जो 54 विधानसभा सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर नक्सली प्रभावित हैं, वहाँ पर मतदान सिर्फ 4 बजे तक चलेगा। तो ऐसे में पूरा जो माहौल है वहाँ पर सुरक्षा में दिख रहा है, और तमाम जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और जो जिले की सीमाएं हैं वो सील की गई हैं। रात भर जो होटल हैं वहाँ पर छापेमारी हुई है, यहाँ तक कि जो प्रत्याशी कोई शराब तो नहीं बांट रहा है या पैसा तो नहीं दे रहा है, उस पर निगाह रखी गई है। गाजीपुर में एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है, उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ये जो पूरी पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो चुनाव है सकुशल संपन्न हो सके, क्योंकि जिस तरह चुनाव आयोग ने इससे पहले जितने भी अभी तक के जितने चरण के चुनाव हुए हैं, लगभग 6 चरण के चुनाव हुए हैं, तो 6 चरण में कहीं पर भी ऐसी अप्रिय घटनाएं देखने को नहीं मिली हैं। तो इस बार भी कोई अप्रिय घटना देखने को ना मिले, इसके लिए भी
जो सुरक्षा कर्मी हैं वो चाक चौबंद दिख रहे हैं। और अगर बात करें तमाम जो समीकरण की है, समीकरण में ये जरूर हम समझना चाहेंगे आपसे सुशील, क्या यहाँ पर क्योंकि सरकार की तरफ से कई विकासशील परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया गाजीपुर में, क्या वहां पर गति उनमें देखने को मिलती है? और मैं भी पढ़ पा रही थी तो जानकारी मिल रही है कि बेरोजगारी एक मुख्य यहाँ पर वजह बनी हुई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। यहाँ तक कि कुछ अगर मिल्स की बात की जाए, चीनी मिल की बात की जाए, तो वो भी लंबे समय से लंबित है, बंद ही पड़ी है। लोगों के पास रोजगार सृजन के जो अवसर हैं वो काफी कम दिखाई देते हैं। हम चाहेंगे कि आपके पास युवा भी है, उनसे पूछिए क्या रोजगार उनके पास है या फिर उनको यहाँ गाजीपुर छोड़कर बाकी शहरों में जाना पड़ता है नौकरी के लिए? आप युवा हैं, रोजगार की कितनी दिक्कत है, कहाँ आप कुछ मतलब यहाँ पर गाजीपुर में क्या स्थिति दिखती है, रोजगार किस स्थिति में यहाँ पर? अरे बहुत बताएं। बहुत खराब स्थिति है इस समय। हम लोग को बस सपा चाहिए। लेकिन मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं किसी पार्टी का बात करें, लेकिन रोजगार में क्या लगता है कि रोजगार किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बहुत कम, बहुत खराब स्थिति है रोजगार की। आप बताएं, युवा हैं, आप भी नौकरी चाह रहे होंगे, तो ऐसे में रोजगार आपको मिला या अभी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना है? हम लोग रोजगार, हम लोग जो पार्टी रोजगार देगी उसी पार्टी को हम लोग वोट देंगे, जिनका मैनिफेस्टो में रोजगार की बातें कही गई है। क्या दिक्कतें हैं गाजीपुर में, रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या फैक्ट्रियां बंद हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? पार्टी करने का भुगतान नहीं करी है, गन्ना किसानों के यहाँ पर मेन मुद्दा है, और बाकी सब चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, यही सब मेन मुद्दा है। और आप बताएं, क्या कहें, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, युवा बहुत है यहाँ पर, तो ऐसे में क्या कहेंगे, रोजगार के लिए कितना परेशान है? रोजगार के लिए सर हम लोग बहुत परेशान है। 5 साल से कोई भर्ती वगैरह या कुछ भी नहीं है। जो भी भर्ती आ रही है वो पहले हो रही है, फिर बाद में रद्द हो जा रही है, धांधली हो रही है भर्तियाँ में। तो इनका कहना है कि साफ साफ कहीं ना कहीं जो रोजगार है, पहले भर्तियां निकाली जाती हैं, बाद में रद्द हो जाती हैं, और 5 साल से रोजगार बहुत कम आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर विकास की बात करें तो बनारस से लेके गाजीपुर तक का जो हाईवे है बहुत ही अच्छा बना है, और अब जो दूरी है काफ़ी कम हो गई, लेकिन रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग कहना है जो तमाम जो चीनी मिलें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, यहाँ पर जो कताई मिल थी वो बंद पड़ी हुई है, तमाम जो बड़ी बड़ी मिलें यहाँ बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले यहाँ तमाम मिलें थी। तमाम जो क्षेत्र यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इस वक्त सिर्फ जो एक हाईवे के अलावा जो तमाम रोजगार का मुद्दा है वो छाया हुआ है। तो यहाँ कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी बीजेपी को दे रही है। और बिल्कुल सुशील, हम आपके पास आते हैं और भी अपडेट लेंगे गाजीपुर को लेकर के। मृगांक प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगांक, हालिया अगर हम देखें तो बयानबाजी बहुत ज्यादा तीखे तेवर और तीखे बयान पिछले दिनों हमें सुनने को मिले थे। और बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा पर निशाना साधते हुए हमने देखा मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी एक बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो गरीबों के साथ भेदभाव होता है, यहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो आप थोड़ा सा जरूर चाहेंगे कि आप बता पाएं कि क्या वाकई लोगों के पास रोजगार नहीं है और क्या लोगों को भी पलायन करना पड़ रहा है, युवाओं को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है नौकरी को लेकर के। विकास की गति कहाँ पहुंची है? जो कार्य वहां पर रोड मैप में थे क्या वाकई पूरे हुए हैं, पाइपलाइन में है या पूरे हो चुके हैं? देखिए यहाँ तो हम काफ़ी विधानसभा पूरे ईस्टर्न यूपी के अंदर हम घूम चुके हैं। इससे पहले हम बलिया में भी थे, आज जौनपुर में, उससे पहले बनारस में भी थे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ देखने को तो मिल रही है कि रोड सड़कें पहले से तो बनी है। जो नेशनल हाईवे हम जिस जगह खड़े हैं और नेशनल हाईवे जो केंद्र सरकार की पॉलिसी उसके तहत ये नेशनल हाईवे बनाया गया है, लेकिन स्टेट हाईवेज की कोई मतलब कोई ज़्यादा अच्छी खासी स्थिति नहीं है। अगर आप सुल्तानपुर से जो है आना चाहें बनारस के लिए तो वो आज भी बदहाल पड़ा हुआ था। सरकार के पास पूरा एम्फिल ऑफ टाइम था कि जब वो पूरे तरीके से जो है उसे 5 साल के अंदर बना सकती थी, लेकिन आज भी वो लगभग ऐसी स्थिति में बना हुआ है। मेरे साथ एक युवा है जो यहाँ पर वोट डाल के आया। भाई साहब, वोट डाल दिया आपने? जी बिल्कुल डाल दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, ठीक है, विकास हुआ, विकास के कई पैमाने होते हैं, उसमें सड़क भी होती है, नाली खरंजा, तमाम सारी चीजें हैं। रोजगार के ऊपर लगातार युवा वर्ग पलायन कर रहा है, तो क्या इस इलाके में, जाफराबाद इलाके में, कि यहाँ पे रोजगार के लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई हों या कुछ ऐसा चलाया हो कि यहाँ से पलायन रुके? क्योंकि यहाँ के लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था, उनका कहना यह था कि यहाँ रोजगार नहीं है तो हमें पढ़ने के लिए भी जो है या तो बनारस जाना पड़ता है या फिर जौनपुर शहर जाना पड़ता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है ये जी। बेरोजगारी बढ़ी हमारी पिछली सरकारों की वजह से जी। बच्चों को नकल करा के उसमें पास कराया जाता था, आज वो डिग्री लेके घूम रहे हैं रोडों पे। बेरोजगारी बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई स्कीम नहीं था। रोजगार सभी को मिल रहा है, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं। हमारे जौनपुर से IAS PCS रोजगार के लिए क्या है यहाँ पर?
हमारे रोजगार के लिए सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे क्या? रेलवे में भी है, पुलिस में भी रेलवे निकली तो थी। केंद्र सरकार में इस प्रदेश की यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ या कुछ इस तरह का हुआ हो? अमूल डेयरी प्लांट खुल चुका है, उसके लिए बेरोजगार भी वहाँ लोग करेंगे अभी। ऐसे तमाम हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ गई हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बेटा, आप लोग वोट डाले हैं? जी। अच्छा, आप यहीं पढ़ते हैं या आप पढ़ने के लिए बनारस या कहीं और जाते हैं? यहीं पे पढ़ते हैं। यहीं पे पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़े आप? बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है। ये बीए नहीं, बीएड। बीएड कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, एक रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर रहा, विकास एक मुद्दा रहा। आप लोग क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं? आप लोगों के दिमाग में क्या है? कैसी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? मतलब कि सर वो इतना सब कुछ कर रहे हैं देश कि वहाँ राम मंदिर बनवाए और रोजगार राम मंदिर नहीं, रोजगार वगैरह के वो रोजगार के लिए सर ये है कि मतलब जब हमारे में टैलेंट रहेगा तो रोजगार कहाँ जाएगा, तब तो हम लेके ही रहेंगे नौकरी। जी। इसलिए। अच्छा, आपने वोट डाला? आपने वोट डाला? चलिए, ये बात शायद करने में झिझक रही है, लेकिन साफ तौर पे देखिए तमाम मिक्स रिएक्शंस मिल रहे हैं। एक वर्ग है जो रोजगार की मांग कर रहा है, एक वर्ग है यहाँ पर तमाम मतदाता आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग निकल कर आ रहा है। तो अलग अलग मिक्स रिएक्शन साफ तौर पे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो भेदभाव का आरोप जरूर लगाया है भाजपा पर समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव द्वारा, लेकिन देखिए सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस बार जो 9 जिले हैं और आखिरी जो ये 9 जिले रह गए हैं, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र, यहाँ की 54 सीटों पर ताबड़तोड़ वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2017 में देखें तो क्लीन स्वीप किया गया था बीजेपी द्वारा। अगर देखा जाए तो 75% सीटों पर जबरदस्त जीत देखने को मिली थी। मृगांक 75% जीत दर्ज करने में बीजेपी कामयाब हुई थी, लेकिन क्या इस बार वही समीकरण नजर आते हैं आपको? ये मार्जिन लेवल बढ़ता हुआ नजर आता है आपको, या फिर आपको लगता है कि कुछ जगहों पर बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां जो है वो बीजेपी को देती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, साफ तौर पर एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से एक फीडबैक ले रहे हैं और मिक्स रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये 2017 का चुनाव साफ तौर पर नहीं दिखाई देता। ये चुनाव जो है एक मिक्स दिखाई दे रहा है कि अगर विपक्ष में गठबंधन खड़ा है और सरकार में बीजेपी खड़ी है तो साफ तौर पर मिक्स रिएक्शंस। मेरे साथ अभी मैं 10 वोटरों से अगर बात करूँ तो साफ तौर पर दिखाई देगा कि 4 किसी के पक्ष में है, 4 किसी के पक्ष में है। उनका रिएक्शंस क्या, उनके सारे पैमाने अलग अलग हैं। तो ये कमोबेश पूरी स्थिति मुझे जो है जो 6वां चरण था और जो 7वां चरण है उसके अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो मुझे कई जगह तो सीट पे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नेक टू नेक फाइट है। मुझे नहीं लगता कि जो अब 2017 का जो था कि 75% जो है सीट्स बीजेपी के पास थी, वो स्थिति फिलहाल जो है अभी इस रीजन के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी इस बात पे हार्प जरूर कर रही थी कि जो 6वां और 7वां राउंड होगा वो उसे कंसोलिडेट कर लेंगे, क्योंकि एक जातिगत समीकरण के हिसाब से ये पूरा जो एरिया है वो ठाकुरों की बेल्ट है और हमेशा से ईस्टर्न यूपी का कहीं ना कहीं प्रभाव जो है प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पे आता है। गोरखपुर में से खुद मुख्यमंत्री वहां रिप्रेजेंट करते हैं। एक समय था कि इस पूरे रीजन को साधने के लिए मुलायम सिंह ने खुद जो है आजमगढ़ की सीट से चुनाव लड़ा था ताकि इस रीजन को साधा जा सके। तो साफ तौर पर मुझे कोई मतलब एक तरह का वो नहीं दिखाई देता कि एक किसी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर यह जरूर दिखाई दे रहा है कि हर सीट के ऊपर यहाँ एक कशमकश होती हुई दिखाई दे रही है। और विशेषकर ये जौनपुर का जो इलाका है इसमें साफ तौर पर यह भी दिखाई देता है कि 2012 के अंदर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उसके बाद बीजेपी ने कम बैक किया 2017 के अंदर, जब लहर चल रही थी तब भी कोई खासा ज्यादा प्रदर्शन यहाँ नहीं रहा था, केवल 4 सीट जो है उस दौरान कर पाए हैं। तो अब स्थिति वैसी तो नहीं है जो 2017 में साफ तौर पर दिखाई देती है। तो अब जो दिखाई दे रहा है, जो मिक्स रिएक्शन दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर बिल्कुल मृगांक, जब विकास की बात होती है तो इसको हम हर पैमाने पर देखेंगे, सुरक्षा के लिहाज से भी देखेंगे। अगर विकास की बात हो तो क्राइम ग्राफ डाउन होता है, शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि महसूस हो रही होती है, नौकरी को लेकर के रोजगार के अवसर अपने ही क्षेत्र में नजर आते हैं। तो क्या जौनपुर में ये तमाम चीजें हमें देखने को मिल रही हैं? मतलब अगर क्राइम की बात की जाए तो क्राइम का ग्राफ किस तरह से आप देख, महिला सुरक्षित महसूस जौनपुर में अपने आप को? देखिए, अभी हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए, उनसे ये जो आपका सवाल है ना, बिल्कुल मैं इनको पॉइंट टू पॉइंट पूछूंगा। विकास का पैमाना कई चीज़ों के अंदर है, चाहे वो शिक्षा के अंदर है, चाहे वो सड़क के डेवलपमेंट पे है, रोजगार पे, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स के जितने भी पैरामीटर सबके ऊपर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा,
इस चुनाव में एक बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा रहा। कौन सी चीज आपको लगती है कि ज्यादा प्राथमिकता दी जाए? सर, महिला सुरक्षा को लेके बोले तो महिला सुरक्षा जो देखी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट के एक होता है सुरक्षा, एक होता है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। उनको हम देखते थे, इसके पिछले सरकार में हमने ही देखा है कि हमारी बहन बेटियाँ जाती थी तो रात को आती थी कि थोड़ा सा एक भय लगा रहता था, मतलब कहाँ होंगी क्या है। आज के दौर में लोग निकल रहे हैं, कहीं भी कोई भी लड़कियां हो, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, वो एकदम निश्चिंत होकर निकल रही हैं। ये पैमाना जो है वो सरकार का काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम रोजगार के पैमाने के ऊपर विपक्ष जो है सरकार के ऊपर हमेशा से निशाना साधता है और पूरे चुनाव में एक मुद्दा रहा। दूसरा एक छुट्टा पशुओं का भी मुद्दा रहा। आपको लगता है कि वो भी कहीं विकास के पैमाने में फिट होता है? जी देखिए, अगर पहले छुट्टा पशुओं की बात करें तो छुट्टा जो पशु हैं वो एक जानवर हैं और उनको पालते हम ही लोग हैं और उनको छोड़ते भी हम ही लोग हैं। वो हमारे ही जानवर हैं और हम अपने ही जानवर को छोड़ के अगर सरकार के ऊपर ये उंगली उठाएं कि हमारे जानवर हमारे ही खेत में आके परेशान कर रहे हैं। लेकिन उससे नुकसान तो बहुत हुआ ना लोगों का। वो आपके थे या किसी और के थे, नुकसान तो खेतों का बहुत हुआ ना। जी बिल्कुल, लेकिन वो नुकसान तो हम ही लोग करा रहे हैं। लेकिन उसके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं भी की है, जगह जगह गौशाला वगैरह बना के रखा, उसकी व्यवस्थाएं भी देख रही है। और दूसरी बात आपने कहा रोजगार की, तो रोजगार की बात करें तो रोजगार जो सरकार दे रही है पिछले सरकारों में। एक बात बताइए, मैं काफी यहाँ ईस्टर्न यूपी में घूम रहा हूँ और काफी बहुत लंबे समय से चुनाव देख रहा हूँ। आप मुझे बताइए, ईस्टर्न यूपी में कोई सरकार जब भी आती है ये क्यों नहीं सोचती कि यहाँ सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ किया जाए, पिछड़ा इलाका है यहाँ डेवलप किया जाए, तो यहाँ का पलायन यहाँ से ना होकर दिल्ली चला जाता है, यहाँ से होकर मुंबई चला जाता है, यहाँ से जो है बनारस चला जाता है। तो अगर ऐसे ही यहाँ डेवलपमेंट किया, अगर सरकार की ये मंशा रही होती 5 साल में कि यहाँ बढ़िया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, तो किया नहीं जा सकता था क्या? सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो भी चीजें होती हैं वो एक झटके में तुरंत नहीं हो जाती है। 5 साल पर्याप्त समय होता है। हाँ बिल्कुल, 5 साल पर्याप्त हुआ। तो अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे यहीं आपके फूलपुर में, जो है अमूल की बहुत बड़ी फैक्ट्री कि 2 साल कोरोना के बीते, 2 साल, 3 साल तो चलिए मैं कह रहा हूँ 3 साल थे। अच्छा ये बताइए, 3 साल के अंदर यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल कोरोना के इलाज के लिए, बड़ा हॉस्पिटल जिसमें 10 लोगों को रोजगार मिलता है? हमारे बगल में, हम आपके बगल में ही बात कर रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर किलोमीटर पहले बन के तैयार हुआ था सर। इतनी बड़ी बड़ी घासें उस पे जाम रही थी, लेकिन उस पे उद्घाटन हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। योगी सरकार आई, वहाँ डॉक्टर बैठाई है, वहाँ पे मेडिकल। बिल्कुल मृगांक, आपके पास आते हैं और आपसे और भी लोगों से हम चाहेंगे आप बात करें और उनसे पूछें कि माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है या जो मौजूदा माहौल है उसी से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपके पास आएंगे, हमारे साथ सुशील तिवारी भी गाजीपुर से लगातार बने हुए हैं। सुशील, आपने भी सुना होगा गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे थे कि इस बार जो चुनावी नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, 4 राज्यों में फतह होगी। पंजाब को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य है और यहीं से ही सत्ता की जो कुर्सी है दिल्ली की वो तय मानी जाती है। अब आप समझना ये चाहेंगे कि उन गृह मंत्री दावा कर रहे थे कि हमने अनाज दिया, कोरोना के टाइम पर जो मैनेजमेंट थी बहुत ही जबरदस्त थी, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए, शौचालय बनाए गए, किसान सम्मान निधि का उन्होंने जिक्र किया। वाकई जमीनी हकीकत यही है के पास ये तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरह अमित शाह ने दावा किया है कि हम काफी 4 राज्यों में सरकार, पंजाब में हम काफी आगे, कहीं ना कहीं जो उनका दावा है, जो उन्होंने तमाम विकास के मुद्दे अपने गिनाए हैं अमित शाह जी ने, और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर है, फ्री घरों घरों में, और इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि है किसानों के लिए हमने काम किया। तो अपनी तमाम योजनाओं को इन्होंने गिनाया है और साथ में भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं के साथ चुनाव मैदान में है। तमाम जो, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने भी लगातार कहा है कि हमने किया, जो पूर्वांचल पहले जिस तरह था उसमें अब काफी बदलाव आ गया। तो ये तमाम बातें ऐसी जो पार्टी के जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन्होंने पूरा दावा किया है और लगातार यहाँ पर बहुत जोर शोर से किया। अगर हम गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट हैं। इन 7 जो विधानसभा सीट में जहूराबाद की जो विधानसभा सीट है बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ प्रत्याशी हैं और यहाँ पर काफ़ी उनका जो कड़ा मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कालीचरण भारती हैं वो बीजेपी से हैं। इसके अलावा जो सादमा फातिमा है वो बीएसपी से हैं, पहले मंत्री भी रह चुकी हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन टिकट न मिलने से वो नाराज हो गई।
बीएसपी से चुनाव मैदान में, तो ये त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है। और एक सीट और यहाँ पर और बात करूंगा मोहम्मदाबाद की। मोहम्मदाबाद जो कृष्णानंद राय एमएलए थे जिनकी हत्या हुई थी और वो यहाँ पर मारे गए थे, तो उनकी पत्नी अलका राय चुनाव मैदान में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है। तो यहाँ पर जो 2 सीट है यहाँ पर कड़ा मुकाबला दिख रहा है और बीजेपी के साथ में ओम प्रकाश राजभर ताकत झोंक रखी, क्योंकि राजभर बोर्ड को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। तमाम लगातार क्षेत्र में गए हैं और अखिलेश से जिस तरह हाथ मिला के वो उनके साथ में खड़े। पिछली बार जो पिछला था ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ में, तो छोटी छोटी जातियों के जो नेता है वो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो इसलिए इस बार जो पूर्वांचल में जो टक्कर है काफ़ी कड़ी दिख, और हर मैनिफेस्टो जारी करके यही कहा है कि वो विकास का उनका मुद्दा है, विकास के रास्ते पे चलेंगे, तमाम कार्य करेंगे। जिस तरह अखिलेश ने भी काफ़ी जो लोगों को सपने दिखाए, और इसके अलावा जो बीजेपी है, बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे अपने गिनाए हैं कि हम लोगों ने काम किया है और हमको विकास के रास्ते में ले जाने के लिए हमको एक बार मौका और दीजिए और हमारी सरकार फिर से बनेगी। और बीएसपी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कमज़ोर दिख रही है चुनाव में। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने मेहनत तो बहुत की है लेकिन बहुत जगह वो फाइट पे नहीं दिखती है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। और मुकाबला अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होता हुआ दिख रहा है हर विधानसभा सीट पे। यहाँ पर जो 7 विधानसभा सीट हैं, तो ऐसे में जो पूरा एक माहौल है, एक विकास का मुद्दा तो है और रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गरीबी है, पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो जो पिछले कई साल हैं उसके बावजूद यहाँ पर तमाम डेवलपमेंट भी हुए हैं, क्योंकि सड़कें बनी हैं और तमाम जो जिस तरह घर घर में राशन पहुँचाया गया है, उज्ज्वला स्कीम के तहत लोगों यहाँ सिलेंडर पहुँचा है और शौचालय बने हैं, तो ये जरूर डेवलपमेंट दिखता है। लेकिन यहाँ रोजगार का मुद्दा छाया हुआ है। जी, तो रोजगार का मुद्दा छाया हुआ है और डेवलपमेंट भी है, विकास भी हुआ है, सड़क निर्माण कार्य भी करवाए गए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या जनता इन तमाम चीज़ों से खुश हैं या जनता जनार्दन की उम्मीदों पर ये नेता लोग बिल्कुल खरे उतरे हैं। ये देखिए वोट कास्ट कर रहे हैं और आप सबसे भी अपील है कि इन 9 जिलों में यानी कि आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिलों से अगर आप भी यहाँ के मतदाता हैं तो आपसे हम उम्मीद करते हैं और एक अपील भी करते हैं कि आप अपने घरों से बाहर जरूर निकलेंगे और वोट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको लोकतंत्र को मजबूत करना ये आपका संवैधानिक अधिकार भी है। लोकतंत्र को मजबूत करना भी है और अपने क्षेत्र के विकास और देश के विकास के लिए आपका ये एक जो वोट है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो आप अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट कास्ट जरूर कीजिए, क्योंकि पूर्वांचल में आज फाइनल चरण का सियासी जंग छिड़ा हुआ है और 9 जिलों पर कई दिग्गजों की किस्मत भी आज साख पर लगी हुई है। योगी के 6 मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। 2017 का हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफ के किस तरीके से और कितने प्रतिशत वोटिंग के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना दबदबा जमाया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए 2017 के नतीजों की, तो बीजेपी को इन 54 सीटों में से 29, सपा को 11, बीएसपी को 6, इसके अलावा जो बाकी दल थे उनको आपने देखा माध्यम से यहाँ पर बसपा को 6 सीटें मिली थी, निषाद पार्टी को 1, सुबह सपा को 3, अपना दल को 4 और बीजेपी को 29 सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा यहाँ पर साफ था। मृगांक, मैं आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस को अभी आप कहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को हमने जमीनी स्तर पर भी देखा, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ वो काम करती नजर आई हैं। उनका आपने एक संबोधन भी देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि जब उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे तो वो लोगों के बीच में जाया करते थे, लोग उनको डांट भी दिया करते थे जब वो काम से संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज एक बड़ा दायरा है, लोकतंत्र पर बड़ा घात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। वो इस तरह से आरोप लगाती हुई नजर आई थी। लेकिन आप बता पाए कि किस तरह से देखिए, कांग्रेस का पहली बार मुझे 31 साल में एक चीज कांग्रेस में साफ तौर पर दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है कि 31 साल में कांग्रेस पहली बार 400 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। में जाए, हार जीत की चिंता ना करें। इसके लिए प्रियंका गांधी पिछले 3 साल से जो है लगातार प्रदेश के अंदर घूम रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी में प्रभारी भी है और उसमें चीज और दिखाई देती है कि उन्होंने पिछले 3 साल के अंदर करीब 1 लाख
कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से उसका प्रशिक्षण उन्होंने करवाया है। उन्हें जो है चुनाव में किस तरह से जाना है, किन किन मुद्दों पर बातचीत करनी है, पूरा एक उन्होंने जो है एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है। वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस चुनावों में परिलक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सीटें तो मुझे ब्रज क्षेत्र के अंदर दिखाई देती हैं फर्स्ट राउंड के अंदर, जहां पे कांग्रेस का मुझे मालूम है खाता जो है शायद 1984 में खुला था, उसके बाद खाता ही नहीं खुला था। उन क्षेत्रों के अंदर कुछ कांग्रेस इनरोड्स करती हुई दिखाई दे रही है। जिस सीट पे जिस इलाके में आज हम खड़े हुए हैं, उसमें जौनपुर में नदीम जावेद कांग्रेस के 2012 में चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद वो चुनाव 2017 में चुनाव हार गए थे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं साफ तौर पर महिलाएं स्पेशली, क्योंकि जो लड़की हूं लड़ सकती हूं उसका जो उन्होंने नारा दिया, और हमने उनकी रैली में एक चीज और देखी, वो एक पैम्फलेट अपने साथ, जब भी आप किसी कांग्रेस की रैली में के अंदर तो एक पैम्फलेट होता है, उसमें होता है और उस कार्ड में पूरी डिटेल्स होती है, वो कार्ड महिला से भरवाया जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस ज्यादा अच्छा नंबर ऑफ सीट्स में परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन साफ तौर पे एक चीज तो मुझे दिखाई देती है कि उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो इन चुनावों में मुझे अच्छा हुआ दिखाई दे रहा है। वो मान लीजिए 10% था, तो मुझे लगता है कि उसमें एक जंप साफ तौर पर दिखाई देगा। वो सिर्फ इसलिए भी दिखाई देगा क्योंकि 400 सीटें, अभी तक उनका वोट परसेंटेज इसलिए भी कम रहा क्योंकि वो गठबंधन में चुनाव लड़ते, कभी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में लड़ा या सिर्फ कभी 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ा। तो इस बार उनका मुझे वोटिंग परसेंटेज साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई देता। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी होता है, एक मनोबल कार्यकर्ता का वो बढ़ता है। इससे साफ तौर पर पार्टी मिलती है, तो वो ऊर्जा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो तमाम लोग उनके साथ लगे हैं वो उसमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस ने पूरे चुनाव में आप देखिएगा बड़ी सादगी से चुनाव लड़ा, बहुत कम जो है अटैक किया है विपक्ष सरकार के ऊपर, सिर्फ सरकार के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर उन्होंने एक एजेंडा रखा। छोटा पशु का वो मामला उन्होंने उठाया, महिला को जो है महिलाओं की स्वरोजगार के लिए और महिलाओं का स्वावलंबन के लिए उन्होंने शायद ये नारा भी दिया कि मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, और 40% महिलाओं को उन्होंने चुनाव में जो है टिकट भी दिया। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महिलाओं का एक रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। तमाम महिलाओं से बातचीत हुई है, तो अगर मान लीजिए 8 महिला बीजेपी की तरफ वोट डालती है तो 2 महिला ऐसी भी दिखाई दी है जो कांग्रेस को वोट डालती हुई नजर आती है इस चुनाव में। तो कांग्रेस का मुझे ग्राफ इसमें बढ़ता हुआ भी माहौल बना हुआ आप पा रहे हैं इस चुनाव में। आपके पास आते मृगांक, हमारे साथ प्रदीप सिंह भी जुड़ गए हैं मऊ से, और मऊ जिले में भी आज वोटिंग हो रही है। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे सियासी माहौल क्या है, मुद्दे क्या हैं? चलिए प्रदीप से हम संपर्क साधेंगे, लेकिन मऊ जिले में भी आज वोटिंग हो रही है और यहाँ का अगर हम फैक्टर देखें तो यहाँ पर भी जातीयता देखने को मिलती है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसके अलावा यादव, चौहान, क्षेत्रीय, वैश्य, ये वो वोटर्स हैं, उनके वोट्स को हम कलेक्ट करके देखें तो उनका प्रभाव यहाँ पर ज्यादा मिलता है। और मृगांक, आप बात कर रहे थे कांग्रेस की, और कांग्रेस के जनाधार को बढ़ता हुआ भी आप पा रहे हैं। संगठनात्मक तौर पर जमीनी स्तर पर कांग्रेस को आप मजबूत पा रहे हैं, लेकिन क्या एक कड़ी चुनौती बीजेपी को देती हुई कांग्रेस नजर आती है आपको, या फिर अभी भी आपको एक साइड पोजीशन में कांग्रेस नजर आती है और ये कड़ा मुकाबला आप बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी देख रहे हैं? देखिए, कुछ सीट्स के ऊपर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर मथुरा की सीट शहर की सीट है। कांग्रेस भले ही हो सकता है हार जाए वो सीट, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा चंक ऑफ वोट हो सकता है वो दूसरे नंबर पर रहे। अगर आप किसी चुनाव के अंदर दूसरे नंबर पर भी होते हैं ना, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ब्रज क्षेत्र के अंदर मुझे खीरागढ़ की एक ऐसी सीट दिखाई देती है फर्स्ट राउंड के अंदर जहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहा है। बनारस में मुझे एक ऐसी सीट दिखाई देती है, पिंडरा की एक सीट दिखाई देती है जहां से अजय राय चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। उनका जो समर्थन है लोगों के बीच में वो साफ तौर पर दिखाई देता है। तो तमाम प्रदेश के अंदर पॉकेट्स के अंदर ऐसी ऐसी सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस इनरोड्स बनाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अब देखिए, हमारे साथ अब कुछ और मतदाता जुड़ रहे हैं, चूंकि चुनाव हम तो डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन चुनाव में साफ तौर पर पहले आप नजारा देख लीजिए। ये गांव का नजारा है। एक खास बात आपको और बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या दिखाई दे रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे वोटिंग परसेंटेज सुबह के समय बहुत ज्यादा रहता है। और ये बात मैंने कई बार बोली है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता
जाता है वो काफी जागरूक है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। शहर में परिलक्षित ये चीजें शहर के अंदर परिलक्षित नहीं हो पा रही है। वहां पे उदासीनता मुझे वोटर्स में दिखाई देती है और जो परसेंटेज है फर्स्ट राउंड से अगर आप देखना शुरू करें तो फर्स्ट राउंड में परसेंटेज 60-62 से शुरू होता है। मैं आपके पास आती हूँ एक और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी हम अपडेट ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी और आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि आप उनसे सवाल जरूर पूछें। प्रदीप सिंह मऊ से हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए। प्रदीप, हम जानना चाह रहे थे आपसे सियासी माहौल, सियासी समीकरण और यहाँ के जो मुद्दे हैं और लोगों की सोच, क्या देख रहे हैं आप? जी हाँ, एक अहम बात यह है कि मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटें काफी अहम हैं और हॉट सीटें मानी जा रही हैं, जिसमें सबसे पहला सीट है मऊ सदर विधानसभा। यहाँ 356, यहाँ बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, उनके बेटे जो है चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी अशोक सिंह चुनाव मैदान में हैं। जबकि घोसी विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर बिहार प्रांत के राज्यपाल फागू चौहान जी के बेटे रामविलास चौहान जी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है भाजपा के चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे ही देखा जाए तो घोसी में वन मंत्री, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन में रहे हैं दारा सिंह चौहान, उनके खिलाफ जो है विजय राजभर ताल ठोक रहे हैं। मोहम्मदाबाद गोहना में भी पूनम सरोज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अपना चुनाव लड़ रही हैं। जबकि देखा जाए तो वहां पे धर्म सिंह बसपा के भी काफी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में यदि देखा जाए तो सियासी गलियारों में विकास के मायने में काफी मऊ अछूता रहा है। यहाँ पर जो है शिक्षा के कोई उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, जबकि कई जिलों में मेडिकल कॉलेज की उद्घाटन भी हुए। और अब की बार जनता विकास के मुद्दों को लेकर अपना चयन करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर दो कॉटन मिलें, बुनाई के मायने में देखा जाए तो 2 कॉटन मिलें यहाँ बंद पड़ी हुई हैं। बुनकरों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट आज तक नहीं लग पाए हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे विकास के मायने काफी अछूते पड़े हुए हैं। बुनकरों के लिए कोई हाट नहीं खोला गया है, न ही कोई उनके लिए केंद्र खोला गया है, सेंटर खोला गया है कि जहां अपने उत्पाद को ले जाके बेच सके। हालांकि गवर्नमेंट ने शुरू किया था योजना एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद शुरू किया था, लेकिन वह कारगर नहीं साबित हुआ और लिहाजा देखा जाए तो बुनकरों के लिए कोई ऐसा एक सेंटर नहीं बनाया गया जहां पर उनके उत्पाद की बिक्री हो सके, उनके उत्पाद बाहर से लोग आके खरीद सकें। बिल्कुल, लेकिन 25 वर्षों से अगर देखें तो यहाँ पर रसूख जरूर रहा है मुख्तार का। अब यहाँ पर उनके हिसाब से एक चुनौती बिरादरी, जैसे राजभर की बिरादरी देखी जाए, ठाकुरों का जो वर्चस्व है, जो गढ़ है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स को यहाँ पर उतारा गया है। जो सोच क्या लोगों की चल रही है ये भी आप समझेंगे। मृगांक, मैं आपके पास आ रही हूँ और आप के साथ कुछ लोग खड़े थे जो मतदान करके आए हैं, हम जरूर चाहेंगे आप उनसे बात कीजिए। चलिए मृगांक से हम बिल्कुल मृगांक, हम आपको देख रहे हैं, आप लगातार ग्राउंड पर हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ की जो हकीकत है जनता को बता रहे हैं, लोगों की राय, लोगों की सोच को हम तक समझा रहे हैं और बता रहे हैं। आपके साथ कई लोग खड़े थे, हम जरूर चाहेंगे आप उनसे बात कीजिए और आपको जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हम चाहेंगे आप थोड़ा सा दूर आकर के आप उनसे बात कीजिए। जो लोग हैं उनसे पूछिए, क्योंकि उन्हीं का आज दिन है जो वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम आपकी बातचीत करा देते हैं। भाई साहब, आपने वोट कास्ट कर दिया अपना? जी सर, क्या मुद्दा रहा? सर मेरा मुद्दा सर विकास का मुद्दा है, रोजी रोटी का मुद्दा है कि हमारे प्रदेश में विकास हो और रोजगार हो। सर हम लोग युवा हैं और सर हम लोग को तो पहले रोजी रोटी चाहिए जी। और रहेगी दूसरी बात, रोजगार मुद्दा इस चुनाव में हावी रहा है। जी सर बिल्कुल सर जी हावी है। और हम लोग को हमेशा न्याय चाहिए, न्याय और न्याय का फैसला होना चाहिए। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे बड़ी क्या सर जी, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है। और सर जी हम युवा लोग ऐसे हैं कि सर जी वैकेंसी नहीं निकलती है, कुछ नहीं निकलता, तो अगर हम लोग वैकेंसी नहीं निकलती तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे सर हम लोग, है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है सर जी पूरे उत्तर प्रदेश में रोजगार का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने वोट डाला भाई साहब? हमने वोट डाल दिया जी। क्या मुद्दा सोच के गए चुनाव में वोट डालने? हम तो विकास के मुद्दे पे गए थे और विकास हो ही रहा है जी। और जिसको काम धंधा नहीं करना है तो बोलता है विकास नहीं है जी। जौनपुर से बनारस 3 घंटा लगता था जाने के लिए, अभी सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। रोड का नजारा आप देख रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं, लाइट का भी व्यवस्था है। और ग्राम समाज के अंदर जो सचिवालय बना है हमारे प्रधान जी ने बनवाया, सब घर घर में लेटरिंग बनवा दिए हैं। इससे हम लोग खुश हैं। और राशन महीने में 2-2 बार मिल रहा है। और जो काम करना चाहता है तो खुद अपना काम करके विकास कर रहा है।
देखिए यहाँ पे एक चीज तो साफ तौर पे दिखाई देती है कि यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए अपना अलग अलग रिएक्शंस है, मिक्स रिएक्शंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। किसी के लिए विकास का पैमाना कुछ और है और किसी के लिए विकास का पैमाना कुछ और है। किसी को जो है स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे दिखाई देते हैं, बनते हुए दिखाई देते हैं, किसी के लिए लाइट प्राथमिकता है। लेकिन युवा वर्ग साफ तौर पर हम देख रहे हैं, युवा वर्ग के उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि रोजगार उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ किसान भी मिले थे, उनके लिए शायद छुट्टा पशु जो है उनका मुद्दा चुनाव में उनके लिए हावी रहा है, रोजगार का उनका समस्या रहा। तो ये तमाम जो मिक्स रिएक्शंस है वो साफ तौर पे इस इलाके में देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आपके पास आएंगे। हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता उन जिलों में मौजूद है जहां की कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहा है, लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। सुशील, आपके पास आऊंगी। 92.6% काम जनता के लिए कर दिया गया है। संकल्प पत्र में जो वायदे थे लोगों के लिए किए गए थे वो सब पूरे हो गए हैं। ये दम भरती हुई बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी हम लोगों से बात करते हुए मृगांक को भी आपने सुना होगा, उनसे लोगों से जब बात हुई है तो उनकी तरफ से कहा गया भाई विकास, रोजगार, रोजी रोटी, ये वो शब्द हैं जो कि उनके मुंह से निकल रहे हैं कि कई पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है, तो रोजगार नहीं है उनके पास। आपसे समझना चाहेंगे, आप अपनी गाजीपुर सीट की जो हकीकत है इस तस्वीर को भी बता पाए आप? बिल्कुल, जिस तरह रोजगार का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार को लेकर जो तमाम परीक्षाएं हैं वो उसमें तमाम धांधलेबाजी हो गई, निरस्त करनी पड़ी। यहाँ तक कि सरकार को पूरी परीक्षा निरस्त करनी पड़ी टीईटी की, और इसके अलावा जो और भी तमाम शिक्षक भर्ती वाली परीक्षा थी वो निरस्त करनी पड़ी। तो ऐसे में जो एक रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि जब युवा व्यक्ति जब BA पास कर लेता है, MA पास कर लेता है, तमाम शिक्षा ग्रहण कर लेता है, जब उसके सामने रोजगार नहीं मिलता है तो रोजगार के लिए परेशान रहता है। जब परीक्षाओं में फॉर्म भरता है, पैसे खर्च करता है और परीक्षा देने भी जाता है तमाम अन्य जिलों के सेंटर्स में, जब वहाँ परीक्षा में सुनता है कि इसमें तो पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया और पूरी परीक्षा निरस्त कर दी जाती है, तो ऐसे में उसको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि पढ़कर गया था। और कुछ इस तरह के जो लोग नकल माफिया हैं जब पेपर आउट कर देते हैं तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। इतना जरूर है, इस बार जो परीक्षाएं हैं STF ने लगातार उन जो तमाम नकल माफिया थे उनको पकड़ा है, दबोचा है, और जो एक साफ तरीके से परीक्षा होनी चाहिए उसके प्रयास हुए हैं। जो परीक्षाएं जैसे पहले होती थी, पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अक्सर वहाँ पर काफ़ी झगड़े होते थे, तमाम छात्रों के आंदोलन होते थे, यहाँ तक कि आगजनी होती थी, वो जरूर खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है वो पारदर्शिता आई है। इतना जरूर है कि रोजगार का जो मुद्दा पूरा छाया हुआ है। गाजीपुर में एक विशेष तौर पे जो युवा है वो बेहद परेशान है, ये क्योंकि गरीब और पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर रोजगार के साधन इतने नहीं हैं। तमाम जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, क्योंकि पहले फैक्ट्रियाँ बहुत होती थी। पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियाँ बहुत थी, पहले कताई मिल थी, तमाम अफीम की फैक्ट्री थी और तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। उन फैक्ट्रियों में तमाम रोजगार मिलता था, लोग वहाँ काम करते थे, लेकिन ये फैक्ट्रियाँ बंद होने से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान, अगर किसानी की बात करें तो किसान, उनको ठीक तरह मूल्य नहीं मिल पाता है। बाजार में जो सरसों का तेल है वो बहुत महंगा बिकता है, लेकिन वही जब किसान जब सरसों को उगाता है उसको बहुत ही कम कीमत मिलती है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी तो होती ही है। लेकिन बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने जैसे हर घर में राशन पहुंचाया है, जिस तरह उनका कहना है कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भूखा न सोने पाए, उनको फ्री राशन दिया है, साथ में उनको सिलेंडर भी दिया है, साथ में उनके लिए जो महिलाएं अक्सर तमाम छेड़खानी घटनाएं होती थी। पहले क्या होता था कि वो जैसे इस बार मोदी जी ने भी कहा साफ साफ कि महिलाएं पहले सुबह होने से पहले सोच के लिए खेतों में जाती थी और फिर वो शाम तक इंतजार करती थी और कितना कष्ट होता था, और शाम जब होते ही जब अंधेरा होता तब वो वहां पर जाती थी सोच के लिए। तो ऐसे में तमाम अप्रिय घटना भी घटती थी, तमाम बलात्कार के तमाम घटनाएं भी होती थी। आपके पास भी सुशील तिवारी, आप से अभी अपडेट लेंगे। लगातार आप हमें बड़ी बारीकी से बता पा रहे हैं, आपसे मृगांक प्रभाकर, इसके अलावा प्रदीप सिंह भी हमारे संवाददाता मऊ से बने हुए। प्रदीप, विपक्ष की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले हुए हैं महंगाई के मुद्दे को लेकर के, रोजगार, आवारा पशुओं को लेकर के, 5 साल का जो कार्यकाल है उसको लेकर के। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की तो उनके पास हथियार था, गुंडा माफिया, ये या फिर जिस तरह से गुंडा राज या फिर गुंडागर्दी इलाकों में देखने को मिलती है। अभी आप मऊ की तस्वीर बता पाएं, सुरक्षा के लिहाज से भी बता पाएं, कितना सुरक्षित यहाँ माहौल देख पाते हैं? और जातिगत समीकरण के हिसाब से हमने देखा प्रत्याशियों का चयन किया गया, चाहे वो समाजवादी पार्टी तरफ से अशोक कुमार सिंह हो, मुख्तार अंसारी के बेटे की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है, और मुख्तार अंसार का ही हम देखते हैं यहाँ पर एक रसूख रहा है इस इलाके में। कैसे तस्वीर अभी आप देखते हैं?
प्रदीप, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मऊ सीट को लेकर के, सदर सीट को लेकर के हम पूछेंगे और भी अपडेट हम लेंगे प्रदीप से। लेकिन मृगांक, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, माफिया राज का आलाप हो या फिर गुंडागर्दी का मुद्दा, ये वो मुद्दे थे जो विपक्ष को लेकर के घेरने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आई है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखें तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास जो मुद्दे थे वो महंगाई का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, आवारा पशुओं का मुद्दा था। ये वो मुद्दे थे जो कि विपक्ष अपनी तरफ से सरकार पर दागती हुई नजर आई है। लेकिन अभी आप थोड़ा बता पाएं, क्या इनको डिस्टिंग्विश कर पाएं तो क्या गुंडा राज, माफिया राज अभी भी यहाँ पर देखने को मिलता है या बीजेपी की सरकार आने के बाद ये विलुप्त हो चुके हैं लोग? देखिए, साफ तौर पे मुझे चुनाव में दो मुख्य मुद्दे दिखाई देते हैं। पहले राउंड से दिखाई देता है कि पहले राउंड के अंदर पहला राउंड आप अगर छोड़ दें तो पहले राउंड में तो शायद किसानों का मुद्दा था। हाँ। और जिसको लेके शायद सरकार भी चिंतित थी और विपक्ष भी जो है मैं दम भर रहा था कि हम किसानों के मुद्दों को भुला लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव शिफ्ट होता गया वेस्टर्न यूपी में, तो एक चीज दिखाई दी गई। पहली बात बोली गई सरकार की तरफ से कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा साफ तौर पर दिखाई देता है। अगर युवा वर्ग से वहां पर यह दिखाई दिया है कि बेरोजगारी मुद्दा है। ये दूसरे चरण तीसरे चरण तक ये बात चलती रही। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव जो है वेस्टर्न यूपी से शिफ्ट होकर सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ता चला गया, एक मुद्दा और क्रॉप आउट होता है और वो मुद्दा था छुट्टा पशुओं का। इसको लेके तमाम जो पार्टियां थी उन्होंने भी अपना स्टैंड चुनावों के अंदर जो है चेंज किया और कोशिश की गई कि ये सरकार की अनदेखी रही, जिसकी वजह से जो किसान थे उनकी भूमि तबाह हो गई। जो छुट्टा पशु थे वो तमाम फसलें खा गए, जिसकी वजह से जो है किसानों की स्थिति हुई। वो मुद्दा चलाया गया। बिल्कुल, चलिए आपके पास आएंगे। शांतनु विश्वास हमारे साथ सोनभद्र से जुड़ गए हैं और सोनभद्र की जब हम बात करेंगे तो सोनभद्र की 4 सीटें बीजेपी के पास 3 थी, अपना दल के पास 1 थी। ये 2017 का ट्रैक रिकॉर्ड था। शांतनु, अभी की हकीकत क्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं वोट करते समय? देखिए, मैं यहाँ पे जब मतदान बड़ी जोर शोर से शुरू हो चुका है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मैं GIC इंटर कॉलेज के पास हूँ, बालिका इंटर कॉलेज के पास मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से घरों से निकलना शुरू कर दिया, लाइनों में यहाँ पे लग चुके हैं। लोगों में उत्साह तो देखा जा रहा है, लेकिन लोगों से जिस तरह से बातचीत हुआ उसमें लोगों का एक दर्द जरूर यहाँ पे सामने आया है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से गायब हो जाते वे नहीं आते हैं, उनकी समस्याएं जिस तरीके से जो पटल पर नहीं आ पाती हैं उसको लेकर नाराज हैं। लेकिन कुल मिला के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ सुरक्षा की बात करें तो नक्सल प्रभावित जनपद है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी फोर्स, जो बाहरी फोर्स भी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। CRPF की टीम यहाँ पे जो है लगी हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे चुनाव अच्छा देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अन्य जनपदों में वोट परसेंटेज को लेकर काफी गिरावट दिखी गई है, कोई खासा उत्साह लोगों में नहीं देखा गया मतदाताओं में। लेकिन यहाँ पे अभी शुरुआती जिस तरह से दौर चल रहा है उसमें अच्छा यहाँ पे उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। अभी बिल्कुल शांतनु, आपके पास भी आएंगे और अपडेट को लेकर के। फिलहाल शुक्रिया, लगातार हमारे संवाददाता